नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ आपके जन्म पत्रिका में राहु सभी भाव में किस प्रकार से काम कर रहे हैं। डेटल प्लैनेट्स की ये सीरीज मैं शुरू कर रही हूँ। जन्मस्थ ग्रहों पे ये सीरीज है और आज हम बात करने वाले हैं कि राहु अर्थात क्या। राहु के इतने विस्मयकारक और रहस्यमय आप पक्ष आपके सामने लेकर आने की कोशिश करूंगी। जो ज्योतिष जिज्ञासु हैं वो बहुत कुछ सीख सकते हैं कि राहु को एक अलग एंगल से भी समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। राहु एग्जैक्टली आपकी पत्रिका में क्या करते हैं। राहु 12 भावों में या 12 राशियों में किस प्रकार से काम करते हैं ये भी मैं बात करने वाली हूँ। राहु जो है ये किस चीज के कारक हैं और हर भाव में आकर किस प्रकार से परिणाम देते हैं इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। ये पूरा वीडियो बहुत रोचक रहने वाला है क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी शायद। हर बार की तरह मैं फिर से अनाउंसमेंट करूंगी कि मैंने अपनी पहली पुस्तक किताब का लिखान शुरू किया हुआ है और कार्य अभी भी जारी है। और जैसा मैं हर बार कहती हूँ वैसे इस बार भी कहूंगी कि ईश्वरी काम है तो ईश्वर का आशीर्वाद होना बहुत आवश्यक है। तो जैसे जैसे ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा वैसे वैसे वो किताब पूर्ण होती जाएगी और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होगी। जिस प्रकार से आपने मुझे वीडियो में प्रतिसाद दिया है या आप जिस प्रकार से मेल्स करके या कमेंट्स के द्वारा आप अपना आभार या आप अपना मत व्यक्त करते हैं उसी प्रकार से आप उस पुस्तक को भी प्रतिसाद देंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज का वीडियो राहु के ऊपर है तो सबसे सर्वप्रथम राहु महाराज को प्रणाम कर उनके बारे में बोलना शुरू करूंगी। राहु की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, महाविद्याओं में से सबसे उग्र देवियों में से छिन्नमस्ता का नाम आता है। छिन्नमस्ता देवी जो है वो तांत्रिक देवी है। मैं इस देवी के बारे में या इस महाविद्या के बारे में बहुत बात नहीं करने वाली हूँ क्योंकि वो विषय नहीं है आज का। परंतु अगर आप महाविद्याओं के बारे में अगर जानना समझना चाहते हैं, महाविद्याओं का ज्योतिष में किस प्रकार से रोल होता है या महाविद्याओं को कब पूजा जाता है, तंत्र ज्योतिष क्या है, ये अगर आप समझना चाहते हैं तो ये ज्ञान बड़ा गूढ़ ज्ञान है। ये इसलिए भी सबके समक्ष नहीं आता है क्योंकि सब सब सर्वप्रथम इसे समझने की जो एक बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, उसे आत्मसात करने की बुद्धिमत्ता जो होनी चाहिए, या उस शक्ति को आप धारक कर सकते हैं कि नहीं, आप धारण करके उसे पचा सकते हैं कि नहीं और उसे अपने जीवन में ला सकते हैं कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बिना वो ज्ञान भी आपके पास नहीं आता है, वो बात भी नहीं आएगी। तो राहु की जो अधिष्ठात्री देवी है वो छिन्नमस्ता देवी है। महाविद्याओं में से एक है आती है। 10 महाविद्याएं होती हैं और 10 महाविद्याओं में से एक जो देवी है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता नाम से ही समझ में आता है कि छिन्न अर्थात भेदक किया हुआ जिसका मस्तिष्क है वो छिन्नमस्ता है। छिन्नमस्ता में से 3 धाराएं निकलती हैं और 3 धारा अगर आपने छिन्नमस्ता का फोटो देखा होगा या विग्रह देखा या प्रतिमा देखी है तो आपने देखा होगा कि 3 धाराएं बह रही हैं। वो अपनी 2 सखियों के साथ में है, जया और विजया। और जया और विजया को वो रक्तपान कराते हुए वो उनका विग्रह है। परंतु उतना ही नहीं, वो आरूढ़ हैं ऐसे एक उस आसन पे, वो उस प्लेटफॉर्म पे वो आरूढ़ हैं। इसका गहरा अर्थ है बहुत और इसका राहु से बहुत गहरा संबंध है। राहु से कैसा गहरा संबंध है मैं उसके उस पक्ष पे बात करने वाली हूँ। छिन्नमस्ता देवी पर मैं बात नहीं करने वाली हूँ। जितना अभी बता चुकी हूँ आपको, अगर आप जानने के उत्सुक रहते हैं तो मुझे आप बता सकते हैं क्या वीडियो के कमेंट सेक्शन पे कि इस पक्ष पर भी वीडियो बनाएं। तो राहु कैसे संबंधित है। तो राहु जो है
राहु का भी सर छिन्न किया गया था। केवल एक ही बार नहीं, 2 बार छिन्न किया गया था। राहु की जो पौराणिक कथा है, आप सभी जानते हैं कि राहु स्वर भानु नामक एक राक्षस था। सिम्मिका जो है वो राहु की माता है। राहु जो है वो अर्ध राक्षस मतलब दैत्य कुल का और अर्ध देव कुल का, परंतु राक्षस कुल में पूर्ण रूप से उनका संगोपन होने के कारण राक्षस कुल के ही संस्कार या जो वृत्ति है, अगर हम रजस तमस और सत्व के अनुसार अगर हम बात करें, तो राहु में तमस है और राहु में रजस का भी आविर्भाव है। तो जब राहु पत्रिका में अच्छा या बुरा या गुड और बैड, गुड राहु बैड राहु, तो जिस प्रकार से रहता है वो उस प्रकार से फलित देता है। तो राहु की सबसे पहले पौराणिक कथा समझिए। राहु की पौराणिक कथा जो है, स्वर भानु नाम का राक्षस जो था, मैं ये कथा क्यों आपको बता रही हूँ, शायद मैंने वीडियो में से ये कथा बहुत बार आपके सामने प्रस्तुत करी है, आपके सामने शेयर करी है। और जब जब राहु का वीडियो आता है तब तक ये कथा शेयर किए बिना वो वीडियो जो है वो पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि इस कथा से उनका पूर्ण अस्तित्व अस्तित्व है। राहु अ, राहु का राहु के बस 2 ही लक्ष्य थे। एक तो वो अमृत पान करना चाहते थे किसी भी कीमत पर। दूसरा, वो देवत्व पाना चाहते थे। देवलोक में या देवों की श्रेणी में अपना स्थान देवों की श्रेणी में बनाना चाहते थे। बचपन से यही उनका डेलिमा या यही उनकी डिजायर थी। तो उनकी डिजायर या एम्बिशन तो बड़ी हाई थी, है ना। तो अमृत पान करना, तो अमृत की कुछ बूंदें तो उन्हें प्राप्त हो गई थी कि जब समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन होने के बाद में जितने भी रत्न औषधि जितने भी सब निकले थे, उसमें से सबसे अंत में हलाहल के बाद में अमृत निकला था। और अमृत देवों में बटा, परंतु उन्हें याद आ गया राहु को कि ये अमृत जो है ये मुझे प्राप्त नहीं होगा, ये तो देवों में बढ़ जाने वाला है। मैं एक काम करता हूँ, अपना भेष बदलता हूँ और चंद्र और सूर्य के बीच में जाकर बैठ जाता हूँ और अमृत पान करूंगा। तो वो रूप बदलकर उस स्थान पे जाके बैठ जाते हैं। और जैसे ही उन अमृत पान करने लगते हैं, कुछ बूंदें उनके मुंह में जाती हैं, उतने में चंद्र और सूर्य दोनों उन्हें देख लेते हैं। और विष्णु जो मोहिनी रूप में वहां पे प्रस्तुत थे और सबको अमृत पान करवा रहे थे, उन्हें बताते हैं। और उन्हें बताने के बाद में इसका दंड उनका छिन्न मस्तिष्क हो जाता है, उन्हें वो दंड मिलता है। मस्तिष्क में गया है इसलिए बूंदे अंदर जा चुकी हैं, और इसके कारण वो अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। राहु अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं, भले ही कुछ बूंदे क्यों ना हो। जब भी अमृत पान करते समय कुछ बूंदे जो गिरी हैं, वो गिरी कहाँ कहाँ गिरी हैं, पृथ्वी के जिस जिस भाग में जहां जहां गिरी है, उस भाग में जो भी प्राणी है, सरपटनारे प्राणी बोलते हैं हम उसको, मतलब जो जमीन पर सरकते हुए जाते हैं। तो जितने भी विषधारी जितने भी डंक मारने वाले हैं, हलाहल गिरने के कारण एक्चुअली जितने सरपट नारे जितने भी प्राणी हैं जो सरकते हुए चलते हैं जमीन पर, वो सर्प हैं, बिच्छू हैं, या जितने भी विष वाले प्राणी हैं, वो सारे आ, हलाहल गिरने के कारण उनमें वो विष आया और वो विष युक्त हो गए। अब जब राहु को ये प्राप्त हो गया था और राहु को जैसे ही दंड मिला, तो उनका सर जो है काफी दूर गिरा, और जो धड़ है वो विष्णु के पैरों में गिरा। ये मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। तो विष्णु के पैरों में गिरने के कारण जो केतु है, मतलब जो उनका नेक के नीचे का जो पोर्शन है वो केतु कहा गया, और ऊपर का पोर्शन राहु का कहा गया। विष्णु के पैरों में गिरने के कारण वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए अवृत हुआ। और जो सर है, इतना पोर्शन जो है, ये इंद्रियों को दर्शाता है, समस्त इंद्रियों को दर्शाता है, जो हमारी षड इंद्रियां हैं उन्हें दर्शाता है। तो राहु जो है स्वामित्व प्राप्त करते हैं षड इंद्रियों के, और इंद्र देवता से इनका घनिष्ठ संबंध है।
क्योंकि इंद्र देवता जो हैं उन्हें बहुत सारे वरदानों के साथ एक ऐसा वरदान था कि उन्हें सहस्त्र नेत्र होने का वरदान था। तो वो किसी के भी जीवन में क्या हो रहा है वो अपने नेत्र को पहुंचा कर देख सकते थे। इसी के कारण राहु और इंद्र की आपस में बहुत ज्यादा पटती है। षड्यंत्रकारी इंद्र है और राहु अपना मतलब साधने के लिए इंद्र के पास हमेशा पहुंचते थे, या वो एक दूसरे के साथ काम करते रहे हैं। ये केवल और केवल पौराणिक कथा नहीं है। अगर आप अच्छे से समझेंगे ना तो आप ये जो तत्व है, ये जो आविर्भाव है उस उन सभी कैरेक्टर्स का, वो आप अपने जीवन में भी होते हुए देखेंगे कि आपके जीवन में भी जब कोई ऐसी कोई प्राप्ति करनी होती है, आपको कोई लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है, तो कॉन्स्पिरेसी के लिए, स्कैमिंग के लिए, या षड्यंत्रों के लिए कोई ना कोई आसपास ऐसा व्यक्तिमत्व आपके मौजूद रहता है जिससे आपको सहायता मिल जाती है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट बहुत लोगों के साथ में ऐसा होता है, और आप इस चीज से हामी भी भरेंगे। तो ये जो है ना, सृष्टि की सबसे पहली घटनाओं में से सब सर्वप्रथम जो लेवल की घटना हुई ना, उसी घटनाक्रम का पुनरावृत्ति होती रहती है। और इन सभी देवों को, असुरों को, इन सभी वृत्तियों को कहीं ना कहीं अमृतत्व या सृष्टि में स्थान प्राप्त है। और उन सभी का जो रोल है वो हमारे जीवन में, हम जो कर्म करने आते हैं, कर्म का लेखा जोखा पूर्ण करने आते हैं, तो उस कर्म को निवृत्त करने के लिए उन सभी शक्तियों को नियुक्त किया जाता है ताकि हम अपने भोगों को भोग सकें, हम अपने कर्मों को करें। जब तक डंडा नहीं पड़ता है तब तक कोई काम नहीं पड़ता है, काम नहीं करता है ना। बहुत कम होते हैं लोग जो अपना काम अपने डिसिप्लिन के साथ में करते हैं। इसलिए इन सभी तत्वों को नियुक्त किया जाता है, इन सभी एंटिटीज को नियुक्त किया जाता है। अब ये तो हुआ पौराणिक कथा और सृष्टि के संचालन को लेकर जो मैंने आपको आज रहस्य बताया, वो राहु से कैसे निगडित है। तो राहु उन सभी के साथ में काम करते हैं जिसको ऑब्जेक्टिव पूर्ण करना होता है, जिसको अपना कोई पर्पस है, जिसकी कोई ग्रीड है। उस ग्रीड के साथ, जब भी उस ग्रीड को पूर्ण करने के लिए आप प्रवृत्त होते हैं, राहु की ऊर्जा काम करना शुरू कर देती है, राहु की ऊर्जा वहां पे उपस्थित हो जाती है, और आप में वो विचार भरती है, और आप में वो ग्रीड भरती है, पर्पस भरती है, और वो आप करते हैं। और विचारों के माध्यम से हम वो कर्म करते हैं। तो कर्म हमारे अच्छे हैं या बुरे हो सकते हैं। हमारी जो भी कोई ग्रीड है, हमारा जो भी कोई लालच है, जो भी चीजें हम पूर्ण करना चाहते हैं, या वो अच्छा हो या बुरा हो, वो पूर्ण करने के लिए राहु हमें सबसे पहले मदद करते हैं। अगर ग्रीड ही नहीं होगा, पर्पस ही नहीं होगा, तो जीवन का औचित्य क्या है? सोचिए। इसलिए राहु का बहुत अहम रोल है मनुष्य योनि में, मनुष्य के जीवन व्यापन में। अब मैं राहु के कुछ ऐसे रहस्यमय पक्ष बताने वाली हूं जो आप अपने जीवन में महसूस करते होंगे, बट आप रिलेट नहीं कर पाते होंगे कि ये ऊर्जा जो है, ये किसकी है? राहु की है। इसे हम किस प्रकार से टैकल करें, इसे हम किस प्रकार से एड्रेस करें, जब हमें मूल कारण समझ में आ जाता है तो हम उस कारण पे काम कर सकते हैं। अब राहु जो है, तंत्र से संबंध रखते हैं। देखिए, आप आप में से बहुत सारे जातक जो हैं, जो भी ज्योतिष जिज्ञासु होंगे, वो जानते होंगे कि राहु जो है वो गारुड़ी विद्या, सर्प विद्या या तंत्र, इन सबको दिखाते हैं, या इन सबको, इन सभी विद्याओं के लिए या इन सब चीजों में जाने के लिए आपको प्रवृत्त करते हैं। राहु नीच के होते हैं वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि काल पुरुष कुंडली के अष्टम भाव में पड़ती है, अष्टम स्थान में पड़ती है। और अष्टम स्थान में और जो नीच होता है ग्रह, वो है चंद्र। तो तंत्र करने के लिए व्यक्ति कब प्रवृत्त होता है? जब उसका कोई अभीष्ट होता है, जब उसका कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है और वो नॉर्मल वे में नहीं कर सकता है। मतलब एक सीधा साधारण व्यक्ति अपने इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए मेहनत करेगा, काम करेगा, और उसको फल की प्राप्ति होगी। परंतु अगर अष्टम भाव का राहु है तो वो तंत्र के पीछे जाएगा। मतलब वो तंत्र ही करेगा, उसमें तंत्र का आवेश है। क्यों? क्योंकि गत जन्मों से उसमें उसमें उसने रुचि ली है। हर बार जब भी कभी अटका है तो उसने
तंत्र का मार्ग अपनाया है। तो अष्टम भाव का राहु बहुत बड़ा तांत्रिक हो सकता है, बहुत बड़ा तांत्रिक तांत्रिक विद्या को जानने वाला हो सकता है, समझने वाला हो सकता है, यूज करने वाला हो सकता है। तंत्र को नेगेटिव भी कहा गया है। तंत्र जीवन का, हमारे समाज का ऐसा एक पक्ष है जो नॉर्मल सभ्य लोग या सभ्य समाज में उसका नाम नहीं लिया जाता है, या उसको स्थान प्राप्त नहीं है। जिस प्रकार से गुरुकुल में दूसरे सब्जेक्ट्स को स्थान प्राप्त है, वैसे तंत्र को स्थान प्राप्त नहीं है अभी, या हम उसे ओछी नजरों से भी देखते हैं। क्योंकि इसलिए देखते हैं क्योंकि वो समाज से भिन्न होकर वो ऐसे मार्गों को दिखाता है, दर्शाता है जो अघोर है, जो जिसका घोर होता है समाज में, जिससे व्यक्ति डरता है। उन तत्वों को, उन शक्तियों को उनका वहां पे उनका रोल होता है जिस शक्ति से आमतौर पर व्यक्ति डरता है। और तंत्र करने का मार्ग या राहु तंत्र को इसलिए दिखाते हैं क्योंकि राहु हर उस अलग अलगाव, राहु उस भिन्न चीजों को दिखाते हैं जो आपके नॉर्मल या रोजमर्रा जीवन में नहीं होता है। तो राहु स्ट्रेंज लैंड को भी दिखाएगा, राहु स्ट्रेंज प्रैक्टिसेस को दिखाएगा, राहु स्ट्रेंज विद्या को दिखाएगा, राहु उन स्ट्रेंज लोगों को दर्शाएगा। इन सबके कारक जो हैं वो राहु ग्रह हैं। तो जितनी भी स्ट्रेंजनेस है आपके जीवन में, जितना भी अननोन है, जिसकी जो ज्ञात नहीं है, जो अंधेरे में है, जो हिडन है, उसको राहु दर्शाते हैं, उसके ऊपर राहु का आधिपत्य है। तो आपके जीवन में जहां भी राहु स्थित है, उस बारे में ये सारी बातें अप्लाई होती हैं, उस बारे में ये सारी बातें कारक ठरती हैं। क्यों? क्योंकि वो पक्ष आपको पता नहीं है। जब तक वो पक्ष पता नहीं है, उसे आप हैंडल कैसे करेंगे, वो चीज जब तक पता नहीं है, तब तक वो अननोन है। और अननोन को डील करने के लिए हमेशा व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं घबराहट होती है। अष्टम भाव का राहु है तो वो कहीं ना कहीं करेज को दिखाता है। मतलब तंत्र से जुड़ा हुआ जो राहु है या तंत्र को दर्शाता है, तो वो तभी होता है जब आप उस व्यक्ति में पराकोटि की एक ब्रेवरी होती है, करेज होता है, एक साहस होता है, दम्भ होता है। उस चीज को करने के लिए पूर्ण रूप से एक विल पावर होती है। तो इस प्रकार से राहु का तंत्र से संबंध है। राहु तंत्र या तांत्रिकों से भी संबंध दर्शाता है। जब जब राहु का संबंध इस प्रकार से अष्टम भाव से या वृश्चिक राशि से आता है, तो वो व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी तंत्र या तांत्रिकों से भेंट कर कर कुछ ना कुछ क्रिया करता ही करता है, या अपने जीवन में छोटे छोटे टोने टोटके ये करके अपना जीवन कैसे सरल किया जाए, ये करता ही करता है। अब मैं राहु के बारे में एक और ऐसा ऐसा रहस्य या ऐसा फैक्ट बताने जा रही हूँ आपको, जो आपने शायद बहुत अच्छे से रिलेट, आपके आसपास ही घटित होता होगा बट आपने रिलेट नहीं किया होगा। बहुत बार राहु जो है वो डिफेक्टेड स्पीच को दिखाते हैं, क्योंकि राहु जो है वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। परंतु वृषभ राशि में उच्च होने के बावजूद अगर उसके ऊपर किसी क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, मान लीजिए शनि राहु का योग होता है, या शनि की दृष्टि है, या मंगल की दृष्टि है, केतु की दृष्टि तो होगी ही होगी। बट जब इस प्रकार के संबंध जब बनते हैं, या मान लीजिए कि राहु जो है वो डिफेक्टेड स्पीच को, वाक शक्ति जो डिफेक्टेड होती है उसको भी दर्शाते हैं। वहीं दूसरी ओर राहु जो है वो लैंग्वेजेस के भी मालिक है कहीं ना कहीं, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस को दर्शाना, अलग अलग लिंगुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का होना, ये भी राहु के अधिपत्य में आता है। राहु आपकी पत्रिका में जहां भी है, वो क्या करते हैं, उस भाग में, उस जीवन के एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति के साथ में, उस रिलेशनशिप में आप वो भाषा सीख लेते हैं कि इस चीज को कैसे समझा जाए। राहु, जैसे मैंने कहा कि सर्प विद्या को दर्शाते हैं, या जितने भी कीट पतंग, जितने भी रेंगने वाले जो प्राणी हैं, उनके ऊपर राहु का आधिपत्य है, वृश्चिक राशि का आधिपत्य है। इसके कारण उनकी लैंग्वेजेस समझने की जो खूबी होती है वो भी इनके पास होती है। जो सबसे एक बात मैं बताने जा रही थी कि राहु जब डिफेक्टिव
स्पीच को दर्शाते हैं, तो ये बहुत बार देखने में आता है कि जब ऐसे लोग जिनको वर्बल डायरिया होता है, बहुत बार जिनको वर्बल डायरिया होता है, वर्बल डायरिया मतलब क्या है कि जिनको टेंडेंसी टू टेल एवरी टाइम अ डिफरेंट वर्जन ऑफ अ सेम स्टोरी टू पीपल। आसपास के लोगों को वही कहानी अलग अलग रूप से बढ़ा चढ़ा के गलत रूप से बताएंगे, या फिर अपना अपना कहीं ना कहीं उसमें एक अस्तित्व डाल देंगे और गलत बताएंगे। तो राहु में एक क्वालिटी है कि वो शो ऑफ करना, उससे शो ऑफ बोलिए आप या बोस्टिंग बोलिए, कहानी को तोड़ मरोड़ के, सत्य को तोड़ मरोड़ के बोलना, या नॉर्मल भी बातचीत होगी, नॉर्मल भी घटनाक्रम होगा, तो भी आपके इर्द गिर्द, आपके ऑफिस में, आपके घर के वातावरण में, मेंबर्स में ऐसे लोग होंगे जो जो घटना घटित हुई है, इंसिडेंट घटित हुआ है, उसको अलग ही रूप देकर वो बताएंगे, वो उनका एंगल बताएंगे। दैट्स व्हाट द राहु डज। राहु में ये एक क्वालिटी है। वो बहुत बार अच्छी भी होती है और बहुत बार बुरी भी होती है। बैड राहु, गुड राहु, दोनों। ब्लैक मैजिक एक ऐसा पक्ष है जीवन का जो काला है, देखिए। परंतु इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी को समझनी चाहिए। ब्लैक मैजिक या काला जादू, या इन इस शब्दों से व्यक्ति बहुत डरता है, समाज में बहुत आ, डर है। क्यों है? यहाँ पे समझेगा कि ब्लैक मैजिक करने वाला गलत है। मैजिक या कोई भी तंत्र, कोई भी शक्ति जो है वो गलत नहीं हो सकती, क्योंकि शक्ति अपने आप में संपूर्ण शुद्ध रूप से होती है। बट उस शक्ति को उपयोग करने वाला, उसकी मंशा, उसके इंटेंशन क्या है उस शक्ति को उपयोग करने के। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में हम नाइफ यूज करते हैं, चाकू यूज करते हैं। वो चाकू हम रोजमर्रा के जीवन में यूज करते हैं, सब्जी काटने के लिए, फल काटने के लिए रोज यूज होता है। किचन में कैंची यूज होती है। पर वही अब किसी क्रिमिनल के हाथ में अगर वो पड़ जाए, किसी मर्डरर के हाथ में अगर वो पड़ जाए, तो वही चाकू किस काम आएगा? गला छेदन करने के लिए, मर्डर करने के लिए। मतलब चाकू वही है जिसमें ताकत है, जो शक्ति का रूप, शक्ति का कार्य कर रहा है। परंतु शक्ति का वापर कौन कर रहा है, शक्ति कौन यूज कर रहा है, उसके इंटेंशन क्या है, उसकी मंशा क्या है, उसकी सीरत क्या है, उसके अनुसार उस शक्ति को हम एड्रेस करते हैं या उसको हम लेबलिंग कर देते हैं। उसी प्रकार से जब तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, वो तांत्रिक क्रियाएं या साधना होती है जो ब्लैक मैजिक के अंडर आती हैं, वो किसी विषय वस्तु या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए है, तो वो गलत है। परंतु समाज में ऐसे लोग हैं, समाज में ये विद्या है, पर और इस विद्या को गलत तरीके से ये लोग यूज करते हैं। षट कर्म हुए, मारण विद्या हुई, गारुड़ी विद्या हुई, ऐसे बहुत सारे हैं, कामाख्या तंत्र है। परंतु ये सारे, इसके सारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, वो उससे जब व्यक्ति अट्रैक्ट होता है, तो वो कौन सा राहु अट्रैक्ट होता है? जब आपका राहु पीड़ित अवस्था में है, गलत अवस्था में है। पीड़ित राहु इस प्रकार की चीजों के प्रति आकर्षण देता है, या इस प्रकार की चीजों को करने के लिए प्रवृत्त करता है, क्योंकि वो एक नेचुरल टेंडेंसी है। सिर्फ राहु नहीं आएगा अब यहाँ पे, इसके साथ में जब भी वीक माइंड अर्थात चंद्र, जब भी चंद्र की कमजोर चंद्रमा, क्योंकि वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच का चंद्रमा होता है। अब ये केंद्रुम योग में पड़ा हो, शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष सूत्र हैं चंद्रमा को लेकर, कि चंद्रमा जब 72 अंशों के अंदर जब होता है, मतलब सूर्य से दूरी दूरी जो 72 अंशों के पहले पहले जब होती है, तो वो चंद्रमा वीक होता है, देखिए। चौदस, अमावस्या, प्रतिपदा, ये सब जो जो तिथियां हैं, कुछ विशेष तिथियां हैं जो चंद्रमा का वीक होना दर्शाती हैं। और चंद्रमा जब राहु के साथ में होते हैं, चंद्र मनसो जातका, चंद्र जो हमारा मन का कारक है और मन वासनाओं को दर्शाता है। तो हमारी वासना, हम कितने प्रबल हैं अपने बुद्धिमत्ता में, या हम कितने रैशनल माइंडेड है, इसका डिसीजन यहाँ पे होता है। तो चंद्र और राहु जब आता है तो वो वीक माइंड को दर्शाता है। सो सम पीपल हैव फंडामेंटली वीक माइंड, और
जो वीक माइंड है वो चीजों को कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, इजिली कर लेते हैं, गलत अर्थ निकाल लेते हैं। जो लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं, हर चीज में तंत्र मंत्र को ही ढूंढते हैं, ये कुछ ना कुछ प्रयोग ही हुआ होगा, इस प्रकार की धारणा रखते हैं। बहुत जल्दी उनका मन भटक जाता है, बहुत जल्दी डर लगने लगता है, बहुत जल्दी मान लीजिए कि बहुत जल्दी स्टमक अपसेट हो जाता है जिन लोगों का, बहुत जल्दी माइग्रेन शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी अ, अगर हम शरीर की बात करें तो बहुत जल्दी शरीर में इन्फ्लेमेशन आने लग जाता है। तो ये जो वीक माइंड का जो एक जो सिंबल है या ये जो आप क्लूज देख रहे हैं, ये किसके कारण आता है? ये जब चंद्रमा आपका खराब होता है और चंद्रमा अगर राहु के साथ में होता है तो भी ये चीज होती है। और ऐसे ही लोग, ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे ही जातक ज्यादातर इस विषय में, इस विधा में प्रवेश करते हैं और अपना नुकसान करते हैं। और इसके कारण ये जो राहु है, राहु क्या करता है? राहु आपको हमेशा दो पक्ष देता है, एक गुड है, एक बैड है। वो हमेशा आपके 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 दिमाग में द्वंद्व बनाकर, टू ब्रांचेस बना के रखता है। तो जब ये टू ब्रांचेस बना के रखता है, इसका अर्थ है कि एक अच्छा पक्ष है, एक बुरा पक्ष है, एक सत्य है तो एक झूठ है। चयन हमें करना है, तो हमारी आज्ञा शक्ति उसके ऊपर कैसे काम करती है। तो प्रत्येक व्यक्ति की आज्ञा शक्ति जो है, आज्ञा चक्र जो है, वो किस प्रकार से आ, तैयार है, कितना भेद किया हुआ है, रैशनल माइंड कितना अ, जागृत है। और ये आपके पत्रिका में उस पोजीशन से जरूर दिखाई देता है। बिल्कुल एग्जैक्ट सटीक स्थिति समझ में आती है ज्योतिष के माध्यम से, अगर देखने वाला उतना सज्ज हो, उतना ताकतवर हो। तो इस प्रकार से ब्लैक मैजिक का संबंध राहु के साथ होता है। नेक्स्ट फैक्ट, बहुत सारे लोग जो हमेशा जिस प्रकार से चंद्रमा मैंने वीक कहा और राहु के साथ में संलग्न या युति है, या राहु से अलग प्रकार का संबंध बनाता है, तो बहुत बार ऐसे लोग जो हमेशा प्रश्न तंत्र करते हैं, प्रश्न तंत्र अर्थात ज्योतिष में या शगुन शास्त्र में, या आप रमल विद्या का है, ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं जो सृष्टि से या निसर्ग से हमेशा प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। बहुत सारे लोग इसमें पारंगत भी होते हैं, जब पारंगत होते हैं तो भी इसमें राहु का कार्य होता है। बहुत बार राहु जो है ऐसी स्थिति में होता है पत्रिका में, मतलब चतुर्थ का राहु जो है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भाई इस व्यक्ति का जन्म, एक जन्म सर्व योनि का है, तो उसमें सर्प विद्या है, उसमें सर्पों के सारे संस्कार गुण हैं। तो वो सर्प विद्या या इस प्रकार की सृष्टि के माध्यम से हम मनुष्यों से ज्यादा, जितने भी प्राणी है ना, वो सृष्टि के निसर्ग के नियम के अनुसार चलते हैं। हम नहीं चलते हैं परंतु प्राणी जरूर चलते हैं, वो बराबर फॉलो करते हैं, उन्हें इंट्यूशंस बराबर होते हैं। तो उन्हें वो विद्या या वो उन्हें वो लैंग्वेज समझ में आती है। तो बहुत बार ऐसे लोग प्रश्न तंत्र का भी उपयोग करते हैं, ज्योतिष और प्रश्न तंत्र। प्रश्न तंत्र अर्थात अब जैसे टैरो है, तो ये भी प्रश्न तंत्र में आता है, प्रश्न तंत्र का ही एक भाग है। आप जैसे ही घर से बाहर निकले और आपको क्या दिखता है अपने चक्षुओं से, आपकी आंखों से आप सबसे पहले क्या देखते हैं? मान लीजिए अगर आप, बहुत लेम एग्जांपल लेती हूँ कि काली बिल्ली रास्ता काट गई, बहुत सारे उस चीज को अपशकुन मानते हैं, उसके पीछे का रीजन नहीं जानेंगे। पर यही काली बिल्ली अगर आपको दिवाली के रात्र को दिखती है तो ये बहुत अच्छा शगुन है, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी ही होगी। वही अगर ये आप बाहर निकलते हैं और आपको गाय दिख जाती है, अब ये गाय दिख रही है आपको, बहुत सारी चीजें हैं, शगुन शास्त्र का भी बहुत अच्छे, बहुत सूक्ष्म नियम है कि जो वस्तु, जो प्राणी या दिखा है वो आपको, उसका मुख किस तरफ है, वो किस दिशा में देख रहा है, आप किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, संध्या काल थी, कौन सा प्रहर था, बहुत सारी बारीक बारीक चीजें हैं। तो ये प्रश्न तंत्र के अंदर आती है, देखिए। और राहु जो है वो भी प्रश्न तंत्र को दर्शाते हैं।
और प्रश्न तंत्र ज्योतिष के बहुत कम लोग होते हैं, खास करके साधक लोग जो होते हैं, जब आपकी पत्रिका में गुड राहु मतलब अच्छा राहु है, सशक्त राहु है, वो इस विद्या में पारंगत होते हैं। वो सृष्टि में हमेशा, उसे दखल अंदाज नहीं बोलते हैं, पर सृष्टि के साथ में जब वो यूनिवर्स के फ्लो में जाते हैं तो उन्हें ये सारी चीजें, इन सब इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है। और जब एक्सेस होता है तो वो आपको मिराकल रूप से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और आप वहां पे उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। तो ये साधक की साधना भी है, ये एक तरह से प्रश्न तंत्र में माहिर होना भी है जो राहु से संबंध रखता है। मैं इसी प्रकार राहु के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर सकती हूँ, परंतु अब ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं शुरू करूंगी कि राहु प्रत्येक राशि में आपको किस प्रकार से फलित देते हैं। तो हम बहुत कीवर्ड्स देखने वाले हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अब जानने के लिए उत्सुक है कि मेरे पत्रिका में इस राशि का राहु है वो क्या दर्शाता है। तो हम कीवर्ड्स के थ्रू एक मोटी मोटी तौर पे एक थीम जानने वाले हैं। हर राशि का जो राहु है वो मोटे मोटे तौर पे आपको क्या देता है, ये आप अगर समझ लेते हैं, उसको विस्तार करना आना चाहिए आपको। मैं जब कीवर्ड देती हूँ तो उस कीवर्ड के ऊपर आप सोचिए, मंथन करिए, उसे आप रिलेट कर सकते हैं। रिलेट करके अपने, रिलेट कहाँ कहाँ करेंगे, अपनी परिस्थितियों से, अपने आसपास के लोगों से, उनके उनके स्वभाव से, उनके चयन से, उनके उनके जीवन में घटित हुए इंसिडेंट्स के साथ में, अपने अनुभव अपने जीवन में व्यतीत हो रहे हर पल से भी ये रिलेट करके जब आप देखते हैं, पर उसके लिए दृष्टाभाव चाहिए। आप अपने आप को अलग अलग होकर देख पा रहे हैं, देख सकते हैं, और फिर आप एनालिसिस कर सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर उसमें आपका खुद का क्या नहीं है, आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तभी आप उसके ऊपर न्यूट्रल दृष्टि रख के, दृष्टा भाव से आप मंथन करके कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि ये क्या काम कर रहा है एग्जैक्टली exactly। तो सृष्टि जो है ये हमें दिखाने की कोशिश करती है, परंतु हम नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम षड रिपुओं से घिरे रहते हैं। षड रिपुओं और राहु, षड रिपु और राहु, इसका भी बहुत घनिष्ठ संबंध है। षड रिपु और राहु और षट कर्म, ये तीन चीजें भी आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध रखती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस बारे में भी, क्योंकि अब अगर मैं बोलूंगी तो वीडियो बहुत लंबा लंबा हो जाएगा, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर इट। बट अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि राहु हर राशि में क्या, किस प्रकार से मोटे मोटे तौर पे हमें क्या कीवर्ड क्या दर्शाते हैं कि इस राशि का राहु ये है। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि जो है ये क्या है, ये काल पुरुष चक्र की प्रथम राशि है। इसमें तीन नक्षत्र आते हैं, अश्विनी भरणी कृतिका। तो मेष राशि का जो राहु होता है इसके पास सबसे जो इम्पोर्टेंट शक्ति होती है वो कर्म करने की होती है। ये कर्म करने वाला व्यक्ति होता है। राहु जब मेष राशि में आता है तो वो व्यक्ति को कर्मठ बनाता है। कर्म करने के लिए हमेशा उसकी बुद्धि प्रवृत्त रहती है, वो बैठने वालों में से नहीं है। इसकी और एक खास बात है, जब राहु मेष राशि में आते हैं, अब जैसे गोचर में भी आए होंगे तो आपने देखा होगा कि ये स्ट्रैटेजिक प्लानर होते हैं, योजना आखनारा, मराठी में हम कहते हैं, योजनाबद्ध होकर काम करने वाला स्ट्रैटेजिक प्लानर। तो मेष राशि का जो राहु है वो स्ट्रैटेजिक प्लानर होता है, और स्ट्रैटेजिक प्लानर होकर वो कर्म करता है, अपने अपनी योजनाओं को फलीभूत करता है, एग्जीक्यूट करता है, ये उसके पास है। अर्थात जब भी आपको कोई बड़ी योजना एग्जीक्यूट करनी है तो आप जब भी, इसका सबसे अच्छा मुहूर्त क्या होता है, जब वो मेष राशि का राहु होता है। तो मेष राशि का जब चंद्र भी आता है और राहु वहां पे स्थित है तो भी आप ये जब करते हैं तो आप हमेशा सफलता को प्राप्त करते हैं। यह है मेष राशि का राहु। अब वही वृषभ राशि का राहु। वृषभ राशि में राहु जो है वो उच्च के होते हैं। मैंने वृषभ से संबंधित वाणी को लेकर बहुत कुछ कहा है वीडियो में, आपने अगर नहीं सुना है तो वापस से
रिवाइंड करिए और फिर सुनिए उसे, क्योंकि आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आप नई इंफॉर्मेशन फीड करते जाएंगे और वो आप रिलेट कर पाएंगे। अभी नहीं किया तो भी वो आपके दिमाग में, आपके अंतर मंथन चलता रहेगा। वृषभ राशि का जो राहु है ये हमेशा धन देता है। देखिए, अब डिपेंड करता है कि ये कौन से भाव में बढ़ा है। ऑब्वियसली ये सभी जो राशियां हैं ये कौन से भाव में पड़ती है उसके अनुसार पूरा फल बदल जाता है। तो वृषभ राशि का जो राहु है वो धन देता है, खास करके उपचय भावों में, 3, 6, 10, 11 में। अगर जब राशि में वृषभ में जब राहु होता है तो ये व्यक्ति को धन देता ही देता है। वही वो वृषभ राशि दूसरे भाव में, धन भाव में जब पड़ी होती है ना, तो वो कुटुंब का नाश भी करता है, कुटुंब के धन का भी नाश करता है। धन से संबंधित ज्यादा है यहाँ पर ये चीज, धन का नाश करता है। या फिर अगर वो अच्छा राहु है तो क्या करता है, धन, कुटुंब के लिए कैसे धन कमाना, बाय हुक बाय क्रुक, वेज मत पूछिए आप, पर वो कमाएगा। यही आप देखिए मिथुन राशि का राहु। स्कॉलर्स, बहुत से स्कॉलर्स मिथुन राशि के राहु को उच्च मानते हैं, बहुत से स्कॉलर्स जो हैं वो अ, वृषभ राशि के राहु को उच्च मानते हैं। तो हम दोनों की ही उच्चता को अगर बात करें, एक बुध की राशि है तो एक शुक्र की राशि है, दोनों की ही राशि में श- राहु जो है वो अलग तरह से परिणाम जरूर देते हैं उच्च के होने के बावजूद भी, क्योंकि शुक्र की राशि में वो शुक्र के अष्टलक्ष्मियों को वो दर्शाते हैं, और बुध की राशि में वो बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं, बौद्धिक बल को लेकर काम करते हैं। तो मिथुन राशि का जो राहु है वो क्या करता है, अगर वो उच्च का राहु है, लगन में बैठ जाए मान लीजिए, ये तीसरे भाव में बैठ जाए, अगेन 3, 6, 10, 11 मतलब उपचय भाव में अगर बैठ जाए, तो ये राहु क्या करता है, समाज में प्रतिष्ठित बनाता है उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को बुद्धिमत्ता उत्तम देता है। और उत्तम बुद्धिमत्ता के साथ में वो समाज में किस प्रकार से नेम फेम पाना है ये दर्शाता है। ये बुद्धि, ये जो राहु जो है ये, देखिए बुद्धिमत्ता जो है, ये बुद्धिमत्ता हमेशा कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, ये तो बाकी ग्रहों के इंटरेक्शन से समझ में आता है। क्योंकि वो ग्रह राहु के ऊपर कौन से ग्रह की, ग्रह ग्रह परिणाम कर रहा है, किसके साथ युति बना रहा है, उसके अनुसार भी उसके फल बदल जाते हैं। बट मिथुन राशि का राहु जो है वो इंटेलिजेंस को, बुद्धि को दर्शाता है और समाज में प्रतिष्ठा को दर्शाता है। कर्क राशि का राहु, कर्क राशि का जो राहु है ये अर्थात जल तत्व का राहु, कर्क इमोशंस है, कर्क सेंसिटिविटी लेवल है आपका। और कर्क राशि का राहु जो है, जब भी कर्क राशि में राहु होता है पत्रिका में, ये व्यक्ति हमेशा प्यासा रहता है। प्यासा अर्थात डिहाइड्रेटेड नहीं कह रही हूं, प्यासा अर्थात ये हमेशा अनसेटिस्फाइड होता है। इसको कितना भी आप दे दीजिए, इसके जीवन में इसको कितना भी मिल जाए, ये हमेशा नहीं और चाहिए, नहीं और चाहिए, नहीं अभी भूख ही नहीं भरा, अभी अभी मन ही नहीं भरा, और चाहिए। लालच होता है इसमें, इमोशंस को लेकर भी कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। ये हमेशा जितना उसको मिल रहा है, जहां से भी मिल रहा है, जबकि इसको मिलता बहुत है, अपने इर्द गिर्द के जीवन में, अपने लोगों से, परिस्थितियों से, कंडीशन से ऐसे मिलता बहुत है, परंतु ये अनसेटिस्फाइड रहता है। तो कर्क का राहु विशेष जो कीवर्ड है वो अनसेटिस्फाइड होने की कीवर्ड है। ये आपके जीवन में कितना काम कर रहा है वो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे ही बताएंगे, बट आपके अनुभव भी आप जरूर से शेयर करिए। अच्छा लगता है पढ़ने में, समझ में आता है प्रैक्टिकली लोगों के जीवन में क्या हो रहा है। मैं जब भी कंसल्टेशंस लेती हूँ, पत्रिकाओं को एनालिसिस करती हूँ, और जब मैं विविधता देखती हूँ पत्रिकाओं में, ग्रहों की पोजीशंस में, तो मुझे समझ में आता है कि हर एक के रंग, मतलब हर ग्रह जो है वो ऑपरेट अलग अलग लेवल पे करता है, वो देखने के लिए मिलता है। देखिए, तो कर्क का राहु जो है ना, इसके साथ और एक पक्ष देखिए, कर्क के राहु के साथ में इन्हें भूत बाधा होना, ये वो लोग होते हैं जो हमेशा ना आपको सुनने में आएगा कि ये बाधित हैं या इनको इनको बाधा है। किसको बाधा जल्दी आएगी, तो कर्क के राशि को, कर्क राशि के जो राहु है उनको ये बाधा बहुत जल्दी कैच कर सकती है, कैच कर जाती है। बशर्ते अब चंद्र किस प्रकार बली है पत्रिका में, निर्बली है तो भी इसका इम्पैक्ट अलग होगा।
बट हाँ, अगर आपका कर्क राशि का राहु है तो ये जीवन में कभी ना कभी आपको इस प्रकार का, भले ही आप इससे अनभिज्ञ हो, बट आपको बाद में पता चलेगा कि हाँ, ऐसा फला फला व्यक्ति ने फला फला टाइम पे ये चीज की थी, इसलिए मेरा एजुकेशन में इसका परिणाम हुआ। और मैं अचानक अच्छा पढ़ाई करने वाला था, और मैं पढ़ाई में बिल्कुल डल हो गया, मेरे मार्क्स बिल्कुल कम आने लग गए, परसेंटेज कम आने लग गए। ऐसा होता है ना, बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ ये चीज होती है, देखिए। तो रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, ये इस प्रकार से इनके साथ में घटना घटित होती है। अब सिंह राशि का राहु, सिंह राशि का राहु खास करके मगा नक्षत्र में आता है, तो वो तो पितरों से संबंधित होता है। पितृ उसका जीवन पूर्ण तरह से संचालित करते हैं, उसके जीवन में पितरों का श्राप या पितरों की देन, पितरों का वरदान कुछ ना कुछ हमेशा उसकी लाइफ को, पूरी लाइफ को ना एक डिफाइन कर देता है, एक क्या कहते हैं उसे, एड्रेस कर देता है, या उसकी लाइफ पूरी इस तरह से बन जाती है कि अब जैसे किसी की बहुत बड़ी पैतृक संपत्ति है, उसे कमाने की जरूरत नहीं है, वो लाइफ में उस संपत्ति का नाश कर रहा है, विनाश कर रहा है, या उससे उससे और संपत्ति बना रहा है, तो ये पितरों से संबंधित हो जाता है। सिंह राशि का राहु एक और चीज है कि बाकी ग्रहों पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होता है कि वो कैसे एक्ट करेगा। मैंने नक्षत्र के लिए आपको खास कहा, हर नक्षत्र में भी राहु जो है वो बहुत बहुत अलग ढंग से काम करते हैं। उस नक्षत्र की शक्ति, उस नक्षत्र का देवता और उस नक्षत्र का वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बुद्धि, आप किस प्रकार से आपकी प्रवृत्ति काम करती है। तो वो प्रवृत्ति कैसे हो सकती है, क्षुद्र हो सकती है, वो प्रवृत्ति वैश्य हो सकती है, वो प्रवृत्ति आपकी ब्राह्मण हो सकती है, या क्षत्रिय हो सकती है। तो प्रवृत्ति के अनुसार व्यक्ति जो है कर्मठ होता है, उसको कर्म करने की चेतना होती है। तो सिंह राशि का जो राहु है ना, वो इतर ग्रहों पे बहुत डिपेंड करता है, उसके किस प्रकार से ग्रहों के क्या कहते हैं उसे, परिणाम है, वो इंटरेक्शन है, उसके ऊपर वो राहु जो है वो परिणाम देता है। कन्या राशि का जो राहु है वो बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में ये छठवें भाव में आता है, और छठवें भाव का राहु सबसे बढ़िया पोजीशन बोली गई है, क्योंकि वो शत्रु का विनाश करता है, षड रिपुओं का विनाश करता है। कन्या राशि का राहु आपको धन की प्राप्ति करके देता है, अगर वो प्योर राहु है, शुद्ध राहु है तो। वो राहु अगर पीड़ित नहीं है, अब अच्छी अवस्था में है, तो वो राहु आपको धन कमा के देगा। ये वो लोग होते हैं जिनको एग्जैक्टली पता होता है कि मैं इतना काम करूंगा, इतना प्रॉफिट आएगा, उनके कैलकुलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, उनके उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी बहुत अच्छी होती है, उन्हें उन्हें पता होता है, उनका वैश्य वर्ण जो है, उनका वैश्य क्या कहते हैं उसे, जो बुद्धि है वो बहुत व्यापारी बुद्धि उनकी बहुत अच्छी काम करती है। उनका एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी होती है, राहु जो है वो बुद्धि के माध्यम से बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पे। नक्षत्र के हिसाब से देखें, क्योंकि देखिए हस्त नक्षत्र या आप उत्तर फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी, ये नक्षत्र जो है वो प्रबल कुछ उग्र हैं, कुछ बहुत शुभ भी हैं। तो ये राशि बहुत शुभ है, कन्या राशि जो है ये बहुत शुभ है, सभी राशियों में ये शुभ राशि, अत्यंत शुभ राशि मानी गई है। तो इस राशि का राहु जो है वो धनवान बनाता है व्यक्ति को, बहुत अच्छी कर्मठ बिजनेस बुद्धि देता है। तुला राशि का राहु, काल पुरुष कुंडली में तुला राशि सप्तम भाव में आती है, सप्तम भाव का राहु अगर तुला राशि का है, तो ये व्यक्ति इनफिडिलिटी, अफेयर, एक रिलेशनशिप में कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो तुला राशि के राहु की एक ही कीवर्ड है, दे आर नेवर सेटिस्फाइड, दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। इन्हें हमेशा शिकायत होती है, हर रिलेशन में शिकायत होती है कि ऐसा नहीं किया, इतना नहीं किया, ये बाकी रह गया। तो वो हमेशा जो कम है ना उसके तरफ ज्यादा देखते हैं। उनके लिए ब्राइटर साइड क्या है कि ये कम रह गया, जो मिला है, जितना मिला है उसको लेकर ग्रेटिट्यूड कभी नहीं रहता है। तो ये बुद्धि कहीं ना कहीं इंद्र काम करते हैं यहाँ पर, अपनी इंद्रियों पे इनका वश वश नहीं होता है। तो तुला राशि का जो राहु है ना, वो कहीं भी हो पत्रिका में, उस एस्पेक्ट में, उन लोगों के साथ में, घर, बहुत बार घर के मेंबर्स के साथ में, बहुत बहुत ऐसे फैमिलीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें हामी भरेंगे कि घर के सदस्यों के साथ में ही ये विपरीत व्यवहार करते हैं, जो उन्हें सभ्य व्यवहार नहीं करते हैं, मर्यादा लांग देते हैं इन, और वहां पे वो मॉरल
वैल्यू या मॉरलिटी नहीं निभा पाते हैं। इन शॉर्ट इनकी मॉरल लाइन बहुत कमजोर होती है। तो तुला राशि का राहु जो है, और ये गोचर में भी जब जब आता है तो ये चीज देता ही देता है, अगर आपका राहु खराब है तो। देखिए, राहु की स्थिति और का राहु का बल, ये सब चीजें भी समझना बहुत जरूरी है। बट अगर आपकी पत्रिका में ये इस प्रकार का राहु है, तो ये आपको आपके जीवन में ये सब चीजें कभी ना कभी हुई ही होंगी। अब देखिए, वृश्चिक राशि का राहु। वृश्चिक राशि का राहु अगेन काल पुरुष कुंडली में वृश्चिक राशि अष्टम भाव में पड़ती है। और वृश्चिक राशि जो है ये तंत्र को दर्शाती है। तो वृश्चिक राशि का जो राहु है वो तंत्र में पारंगत होता है, तंत्र शास्त्री होता है, उसे तंत्र का ज्ञान होता है, उसे अलग अलग विद्याओं का वैरायटी का ज्ञान होता है, जैसे शमशानी विद्या हुई, गारुड़ी विद्या हुई, सर्प विद्या हुई, और भी बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं। तो गूढ़ शास्त्र को लेकर उस व्यक्ति में, या ये अष्टम भाव के, सॉरी, वृश्चिक राशि के राहु का बहुत एक ये रहता है, उसकी बुद्धि हमेशा इस विभाग में बहुत ज्यादा चलेगी। अब देखिए, डिपेंड करता है कि वृश्चिक राहु आपकी पत्रिका में कहाँ बड़ा हुआ है। तो जहां भी है ना, उस भाव से देखे जाने वाले जो लोग हैं ना, वो आपके जीवन में वैसे होंगे। हो सकता है ना कि आप भले ही नहीं हो, या आप में वो चीज नहीं है, परंतु आपके जीवन में या आपके फैमिली मेंबर में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इस चीज में बिल्कुल 100% काम कर रहा है। तो डिपेंड करता है कि वो भाव कौन सा है। पर वृश्चिक राशि का राहु जो है, वो इस प्रकार की विद्या या इस प्रकार के शास्त्र में इंटेलिजेंस देता है, वो तांत्रिक होता है। इसका कारण यह है कि नीचे का यहाँ पे राहु जो है वो नीच के होते हैं। वृश्चिक राशि में राहु नीच के होते हैं तो वो तंत्र के प्रति आसक्त हो जाते हैं, तंत्र के प्रति आकर्षक होते हैं। तंत्र ऐसी विधा है जो, जैसे मैंने शुरुआत में जब मैंने इस पॉइंट को टच किया था, वहां पे मैंने स्पेशली कहा है कि तंत्र नॉर्मल इंसान जाके नहीं करेगा। जिसको कुछ न कुछ किसी चीज की प्राप्ति करनी है, कोई षड रिपुओं में से कोई एक रिपु बहुत तीव्र रूप से उस व्यक्ति के ऊपर काम जब करता है ना, तब ये तंत्र के प्रति जाता है। और उसे छुपते छुपाते करना है, तब ये करता है। और कोई भी मार्ग, दूसरा मार्ग इसमें काम नहीं आएगा। ये जब उन्हें वो जब आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ यही मार्ग है, क्योंकि दूसरा कोई मार्ग उन्हें जचता ही नहीं, उन्हें रिजल्ट मिलेगा ऐसा लगता ही नहीं, इसलिए वो इस विभाग में या इस डायरेक्शन में जाते हैं और काम करते हैं। और क्योंकि समझिएगा, राहु की एक इच्छा क्या थी कि उसे क्या चाहिए था, अमृत पान करना था उसे, बाय हुक बाय क्रुक उसे अमृत पान करना था। सभी राक्षसों में से एक में वो राहु थे, जिसके पास ये इंटेलिजेंस थी कि अपन भेष बदल के देवों के लाइन में बैठ जाते हैं तो अपने को मिल जाएगा। तो ये बुद्धि काम करती है वृश्चिक राशि के राहु की। धनु का जो राहु है, अब धनु राशि का जो राहु अर्थात मिथुन राशि के विरुद्ध बैठता है। मिथुन राशि उच्च है, उच्च की मानी जाती है राहु के लिए। अब मिथुन राशि के विरुद्ध बैठता है तो धनु राशि के राहु की एक खासियत होती है कि वो किसी का अच्छा नहीं देख पाते हैं। उन्हें हमेशा किसी का भी अच्छा नहीं देख पाते हैं, किसी चीज में अच्छा नहीं देख पाते हैं, हर चीज में उन्हें प्रॉब्लम दिखती है। कोई भी सब्जेक्ट दे दीजिए, कोई भी व्यक्ति दे दीजिए, कंडीशन दे दीजिए, जहां ऐसा इस प्रकार का जो, देखिए, यही एकमेव आपका थॉट प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। मैं आपके पर्सनालिटी का एक ऐसा पक्ष दिखा रही हूं जो राहु उस राशि में बैठे हैं तो वो दिखाएगा। इट्स नॉट अबाउट दैट, ऑल नॉट ऑल एवरीथिंग अबाउट दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। इसका एक विशेष कारण है, क्यों? क्योंकि जब धनु राशि का राहु आता है तो अगर वो मूल नक्षत्र का है तो वो बहुत पावरफुल है, पर वो नेगेटिव वे में है। वो सिर्फ कुटुंब का नहीं, कुल का नहीं, समाज का भी नाश करने में सक्षम होता है अगर वो पीड़ित है तो। इसलिए मूल या धनु राशि का जो राहु है, वो जितनी भी रिलीजियस संस्थाएं हैं, संस्थाएं, तीर्थ क्षेत्र हैं, या जो धर्म के लिए काम करते हैं, या धर्म की आड़ में अपने मतलब को, अपने उल्लू को साधते हैं ना, वो ये धनु राशि के राहु वाले लोग होते हैं।
अ, अगर मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक कहने जाऊंगी तो ये वीडियो अगेन बहुत बड़ा हो जाएगा, और शायद हो सकता है कि आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो, क्योंकि बहुत सारे जो महाज्ञानी लोग होते हैं जो किसी चीज को विरोध करते हैं, पर उनका विरोध एग्जैक्टली किस चीज के लिए है ना, वो समझना बहुत आवश्यक है। और उस विरोध में उनका कितना फायदा है, उनका मतलब उनका उल्लू कितना साध्य हो रहा है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात होती है किसी व्यक्तिमत्व को समझने के लिए। तो धनु राशि का राहु बहुत बहुत ही डिफिकल्ट और डिफरेंट है समझने के लिए। मकर राशि का राहु, मकर राशि का राहु बहुत कष्टकारी होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है कष्ट करने में, मेहनत करने में। वो आपको कर्म करने की सीख देता है। ये वो लोग होते हैं कि जिनकी खेती बाड़ी भी होगी ना तो वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन निकालेंगे। जो जिनकी फैक्ट्री भी होगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी होगा ना, तो वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन निकालेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एग्जैक्टली कैसे काम करना है, वो किस प्रकार से उस उनका विजन बहुत अलग होता है, उनका विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मकर राशि के राहु का। अर्थात ये प्रॉफिट गेन करने वाला होता है, गेन देता है बिजनेस में। बिजनेस हो या आपका नौकरी का क्षेत्र हो, कहीं भी कौन सा भी, तो ये इस प्रकार से आपको एक बहुत अच्छा अ, एक विजन देता है, पॉजिटिव होता है। देखिए, राहु, अगेन मैं वही रिपीट करूंगी कि मैंने अभी राशि के अनुसार राहु का विवरण दिया है, और वो भी कीवर्ड दे रही हूं मैं आपको सिर्फ कि आपको समझने के लिए कि ये देखिए, भले ही आपके पूरे लाइफ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, पर आपके लाइफ के किसी भाग में एग्जैक्ट मैच करेगा, ये आपको ये सूत्र परफेक्ट मैच करेगा। कुंभ राशि का राहु। अब देखिए, कुंभ राशि सबसे पहले तो ये एक ऐसी राशि है, बुद्धिमत्ता जिनमें होती है, बौद्धिक राशि कही गई है कुंभ राशि। और कुंभ राशि में कोई भी ग्रह जो है वो उच्च का और नीच का नहीं होता है। जब राहु आता है तो वो व्यक्ति को उच्च कोटि का जज बना सकता है, और जज बनने के लिए पहले आपको लॉयर तो बनना ही होगा ना। तो ये कुंभ राशि का राहु है जिसको सही को गलत और गलत को सही बताना आता है, रखना आता है, अपना मत रखना आता है। वो समाज में अपने आप को प्रूव कर सकता है वैसा। तो ये जो कला है, ये जो बुद्धि है, इस प्रकार की तिकड़म बुद्धि है, ये कुंभ राशि के राहु के पास होती है। ये व्यक्ति, अगर राहु बहुत अच्छा है, बिल्कुल दोष रहित है, तो ये व्यक्ति को जज की पोजीशन तक भी पहुंचा सकता है। अब देखिए, ये वही यही वो राहु है जो किसी को मर्डरर भी बना सकता है। यही वो राहु है जो किसी को पीएम तक बना सकता है। तो वो बुद्धिमत्ता है, श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता है। इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां आप कहाँ पे लगा रहे हैं, वो किस जगह लगा रहे हैं। मीन राशि, मीन राशि का जो राहु है, ये बहुत खतरनाक होता है। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। देखिए, मैंने हम ना, तो मीन राशि का जो राहु है वो अब देखिए, मीन राशि का जो चिन्ह है अगर देखेंगे, मत्स्य है। जल तत्व का राहु है ये, जिसके पास एक तो राहु की, अगर आप बैकग्राउंड आपको पता होगी ना, तो सिम्मिका जो है, सिम्मिका को श्राप मिला था कि तुम तलातल में जाकर रहोगे, क्योंकि वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी। उसके पास इतनी इतनी नेगेटिव शक्तियां थी कि उसे उसका उसका जो कर्म पद था वो बहुत ज्यादा भ्रष्ट था। इसलिए शनि के कारण, या कर्म जो है शनि के अंतर्गत आता है, और सभी कर्म करते हैं, तो कर्म के अनुसार उसे फल मिला था, उसे उसे श्राप मिला था कि वो बहुत दूर फेंकी गई, मतलब वो रसातल, तलातल में जाकर उसे अपना निवास स्थान करना पड़ा। तो ये वो राहु है जिसकी माता तलातल में, मतलब वहां पे वो वास करती है। तो ये राहु जो है, इसके पास खूबी है कि ये दोनों जगह पे वास कर सकते हैं, मतलब पानी में भी और लैंड, मतलब पृथ्वी पर भी। तो इसलिए कहा जाता है कि मीन राशि का अगर राहु है तो इनकी दुश्मनी भी अच्छी नहीं, और इनकी दोस्ती भी इतनी अच्छी नहीं। तो इनकी दुश्मनी तो अच्छी ही नहीं है ही नहीं, क्योंकि मीन राशि के राहु के पास में एक तो राहु के पास में सर्प शक्ति है।
और इमोशंस को लेकर है ये। तो ये जब निश्चय कर लेते हैं ना, तो ये किसी को भी, जिस जिस अगर इनके आ, पूंछ पे पैर दे दिया आपने, क्योंकि राहु मतलब इन शॉर्ट इस व्यक्ति के किसी वीकनेस पे अगर आपने घाव कर दिया, तो ये व्यक्ति आपको पूर्णतः बर्बाद के बिना छोड़ेंगे नहीं। इतना इनमें विल पावर, इतना इनमें डेंजरस कैपेसिटी होती है। ये देखिए पराकाष्ठा है, एक्सट्रीम है। यही राहु एग्जिट स्थान में है। यही राहु कहाँ है? आपके, मतलब यही राहु उस राशि में है जो राशि आ, अंतिम राशि है। और अंतिम राशि में होने के कारण अब ये राशि, अब ये राहु जो है, ये विषयुक्त राहु है। वो अपने विष को दिए बिना, अपने विष को फुंकारे बिना छोड़ता नहीं है। तो मैं पराकाष्ठा जो बता रही थी कि कहीं ना कहीं ये चीज अगर है, तो वो कहीं ना कहीं आध्यात्म में भी उतने लेवल तक जा सकता है। पर उसने उस आध्यात्म में बहुत हाईएस्ट लेवल तक जाने के बाद में, अगर मान लीजिए किसी कोई मठाधीश है मान लीजिए, और वो बहुत हाईएस्ट लेवल पे है, और अगर आप उस व्यक्ति को, अगर आप उसकी उसकी वीकनेस को लेकर अगर आप कहीं उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। इस बारे में और भी बहुत कुछ बोला जा सकता है, बट वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो मैं बहुत सारी चीज में प्रयत्न करती हूँ कि वीडियो में कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक या ऐसी चीजें ना हो, क्योंकि ये ज्ञान का प्रसार है। ये देखिए मैं फर्मली बिलीव करती हूँ कि राहु या कोई भी ग्रह, ज्योतिष शास्त्र इनफैक्ट, जब भी ज्योतिष शास्त्र का कोई भी टॉपिक किसी भी विषय पे मैं जब बात करने जाती हूँ, तो सबसे पहले उस शक्ति को मैं नमन करती हूँ जिस शक्ति के बारे में बात करने वाली हूँ। क्योंकि जब तक उस शक्ति की इच्छा नहीं होगी कि हाँ तुम मुझे एक्सपोज करो, या मेरे बारे में समाज में इसके ऊपर इंफॉर्मेशन जाए, तब तक वो उस वाणी में तथास्तु आ ही नहीं सकता है। मैं इस चीज पे फर्म बिलीव करती हूँ। तो सबसे पहले उस शक्ति को नमन करना होता है। उस शक्ति, वो जब तक शक्ति अवतरित नहीं होती है, प्रसारित नहीं होती, तब तक मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। तो मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। उस शक्ति की इच्छा इच्छा रही है कि वो शक्ति इस तरह से अ, इस तरह से सामने आती है। अब देखिए ये जो वीडियो है, ये सभी लोग देखेंगे ऐसा नहीं है। खास करके उन्हीं लोगों के पास जाएगी ये वीडियो, वही लोग क्लिक भी करेंगे जो शायद उस चीज से कनेक्टेड हैं। वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, वो राहु से कनेक्टेड हैं, वो राहु को समझना चाहते हैं। राशियों के परे और स्थान के परे जाकर भी जब आप ग्रहों को समझते हैं, तो ग्रह के पूर्ण पूरा व्यक्तिमत्व आपको समझ में आता है। मैं अब शायद ये वीडियो जो है ये 1 घंटे के ऊपर हो चुका है, तो अब मैं वीडियो को यही विराम देती हूँ। इस प्रकार के मास्टर क्लास के लिए अगर आप और रेडी हैं, तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं बाकी ग्रहों को लेकर भी आपसे इसी प्रकार से बात करूंगी, और आपको शायद ये वीडियो वीडियो आपको इस तरह की लेसन्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अ, हमेशा मैं ट्रांजिट्स के ऊपर ही वीडियो करती हूँ। ट्रांजिट में भी आपको बहुत कुछ जितना मेरे अल्पमति से मैं आप सभी के साथ में शेयर कर सकती हूँ। जितने स्टूडेंट्स हैं जिनको वो चीज़ समझनी होती है, तो उनको बहुत कुछ मिल जाता है। परंतु ट्रांजिट्स के अलावा जब मास्टर क्लास होती है, तो वो ज़्यादा एंजॉयबल होती है, क्योंकि इसमें जितना हमने एज ए ज्योतिषी या अभ्यासक के रूप में जितना ज्ञान हमने अर्जित किया है, वो देने का, सरस्वती आप लेके नहीं जा सकते हैं। विद्या जो है ना, वो आप लेकर मर नहीं सकते हैं। वो आपको दान देनी ही होती है, वो आपको बांटनी ही होती है, उसको उसको आपको बाहर निकालना ही होता है, भर के नहीं जा सकते हैं आप। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो मैं यहीं अब वीडियो को विराम देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जो भी बहुत पसंद आया होगा, वीडियो को बहुत लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं कहूंगी, पर कम से कम अच्छा लगा है तो एक जन को तो कम से कम आप फॉरवर्ड कर ही सकते हैं। शायद वो उसको जरूरत है, उसके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आए। तो कम से कम एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना। तो एक जन को जरूर फॉरवर्ड करें, वीडियो को शेयर करें।
मैं अब यहीं अपने वीडियो को विराम देती हूँ। धन्यवाद मुझे अंत तक सुनने के लिए। ऐसी मास्टर क्लास अगर आप और सुनना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द वीडियो कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।